आज जो है हम सी लैंग्वेज कवर करेंगे थोड़ा सा। पार्ट 1 है ये। इसमें हम कुछ वेरिएबल्स के बारे में और कीवर्ड्स और डेटा टाइप इनके बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सी लैंग्वेज है क्या बेसिकली? इसको हम बोलते हैं मिड लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है? मिड लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। मिड लेवल मीन्स ये जो आपका जो मशीन लेवल लैंग्वेज है प्लस आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनके बीच का अच्छा तालमेल था ये सी लैंग्वेज। लेकिन ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज हुआ करती थी, यानी कि जब तक प्रोग्राम जो थे छोटे छोटे हुआ करते थे तब तक तो ठीक था। लेकिन जब प्रोग्राम्स बड़े बड़े बनने लगे फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज से हम कहाँ चले गए? ऊप्स में चले गए। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इसकी इन्वेंशन किसने की थी? तो इन्वेंशन की थी डेनिस रिची ने। क्यों की थी? गुड इवनिंग रॉबिन। क्यों की थी इन्होंने इन्वेंशन इसकी? बेसिकली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे जिसका नाम था यूनिक्स। तो यूनिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? ये सी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। तो यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, इसलिए जो है इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, सी लैंग्वेज को। राइट, और ये कौन सी कंपनी में काम करते थे? AT&T। ठीक है, याद रखिएगा, AT&T जो है लैब्स में ये काम करते थे, बेल लैब्स में काम करते थे। और इसकी इन्वेंशन ईयर भी आपने याद रखना है कि 1972 को जो है इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, एक तो इन्वेंशन और दूसरी ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। एंड इन्वेंशन इन्वेंटर का नाम आ गया। और किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? मतलब स्टार्टिंग में यूज की गई यूनिक्स। तो यूनिक्स किसके ऊपर बेस्ड हुआ? ये आपका सी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। एंड AT&T बेल लैब्स के द्वारा जो है ये बनाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाएगा तो आपका जो है आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और 1972 को इसको डेवलप किया गया था। ये तो रही बेसिक सी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, इसका आपको सिंटेक्स भी आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? सिंटेक्स पे पूछ लिया जाता है कि सिंटेक्स किस तरह होगा। तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है? हैश इंक्लूड stdio.h, और दूसरा लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड conio.h। ये एक्चुअल में दो चीजें हैं क्या? सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये जो चीजें हैं दोनों, इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर जो आपका पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, तो लाइब्रेरी फाइल्स जो होती हैं आपकी stdio.h और conio. ये दोनों क्या है? ये आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स मींस कि मान लो आप जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है? आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो। तो ये भी एक प्रकार की लाइब्रेरीज होती हैं जिसके अंदर क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसको आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हो। ठीक है, जिन फंक्शन को आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हो और ये ऑलरेडी इस लैंग्वेज में मेंशन होती हैं, वो आपकी जो है लाइब्रेरी फाइल के अंदर दी गई होती हैं। ठीक है, stdio का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और conio.h का मतलब क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये लाइब्रेरी फाइल है। राइट, तो ये जो है बेसिकली कुछ डिफाइंड फंक्शन इसके अंदर होंगे, conio.h के अंदर होंगे, स्टूडियो कुछ फंक्शन जो है stdio.h के अंदर होंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से फंक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद ये स्टार्टिंग लाइनें दो आपको लिखनी पड़ती हैं जब आप सी प्रोग्राम बनाते हो। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है वॉइड मेन। अब मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, वॉइड मेन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंड यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और एंड में जब प्रोग्राम बंद करना होता है वहां पे एक करली ब्रैकेट लगाया। करली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट करोगे, अब जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी जाएंगी,
वो आपकी कहाँ पे शो होंगी, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, राइट। तो जो भी आप जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग करोगे, इसके अंदर करोगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स आपको पता चल गया। मान लो कि मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, ठीक है। तो याद रखो कि जो आपका प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये दो चीजें हैं जो आपको सी लैंग्वेज में पूछी जाती हैं। प्रिंट एफ का मतलब होता है जब आपने ये स्क्रीन में आउटपुट दिखाना है, ठीक है। स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट दिखाना है वो प्रिंट एफ में आएगा, और स्कैन एफ के साथ जो है क्या देते हो आप, इनपुट देते हो बेसिकली, राइट। तो स्कैन एफ प्रिंट एफ किस में यूज होता है, ये आपका सी लैंग्वेज में यूज होता है। तो ये बेसिक सा सिंटेक्स है। अगर मान लो हमें कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है, अगर मान लो हमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो इसके अंदर ही लिख देता हूं, ठीक है। प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ, तो कुछ भी, मान लो मैंने स्ट्रिंग लिखना है, सक्सेस एजुकेटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, और अंत में जो है आपको लास्ट में सेमीकोलन इस तरह से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे हो जाएगा। मैं आपको आज प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। जो अपने, अगर आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। तो टर्बो सी है इसका सॉफ्टवेयर जिसपे ये रन होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ मैं आपको बताऊंगा जो भी मैं यहाँ पे आपको आज करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो बातें और पूछी जाती हैं, जैसे कि ये तो यहाँ पे तक फंक्शन हो गया ना, इसके साथ एक एंड गेट सी एच लगता है, गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच क्यों लगता है, गेट सी एच का क्या काम होता है, गेट सी एच जो है स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है ना ब्लैक कलर की जब आती है, जब जब मैं प्रोग्राम करवाऊंगा बताऊंगा फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको होल्ड करके रखता है गेट सी एच, राइट। एक होता है आपका क्लियर स्क्रीन, ठीक है, वो यहां पे लगता है, पहले लगता है, जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो उससे पहले क्लियर स्क्रीन लगता है। ये क्या करता है, जो प्रीवियस आउटपुट होती है आपकी, जो प्रीवियस आउटपुट होती है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। प्रोग्राम में जो प्रीवियस आउटपुट आई होती है उसको जो है रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली पहले ये बातें जो है ध्यान में रखो, सिंटेक्स कैसा यहाँ पे होता है, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं इसमें सी लैंग्वेज में। तो कीवर्ड की डेफिनेशन लिख लो, इट इज ए रिजर्व्ड वर्ड whose meaning already defined in the compiler, ठीक है। इट इज ए रिजर्व वर्ड whose meaning is predefined in the compiler। तो समझ आ गया, एक रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं कुछ इस लैंग्वेज में, वो प्री डिफाइंड होते हैं आपके किसमें, कंपाइलर के अंदर। यानी कि आप जो कीवर्ड होते हैं उनको वेरिएबल और फंक्शन नहीं बना सकते कुछ कीवर्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो याद रखो 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूं, बाकी आप देख लेना। इंट जैसे कैरेक्टर हो गया आपका, ठीक है। फ्लोट हो गया आपका, जो डबल होता है, ठीक है। जो भी ये जो है ये इनको बोलते हैं हम कीवर्ड्स। इसको आप ना वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो ना फंक्शन बना सकते हो। वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। जैसे कि वॉइड हो गया, ब्रेक हो गया, इसका एक पर्टिकुलर काम है, और वो इस कंपाइलर मतलब लैंग्वेज के अंदर जो है इसकी लाइब्रेरी में वो मेंशन किया हुआ है कि इनको आप कब यूज करोगे, ये मेंशन किया हुआ है। इसके बाहर इसका कोई काम नहीं होता, जो मेंशन किया है उसी के लिए ये इसका यूज होगा, ठीक है। तो कीवर्ड 32 होते हैं, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। इसके अलावा आपको कमेंट मेंशन करना भी आना चाहिए। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आपको पता होगा। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट डालना है, ठीक है, तो आप डबल स्लैश करके करोगे, ठीक है। डबल स्लैश लिखोगे, इसके अंदर कमेंट लिखोगे, फिर अंत में डबल स्लैश।
या फिर आप स्टार्टिंग में डबल स्लैश लगाओगे, इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो एक कमेंट माना जाएगा। कमेंट का यूज इसलिए होता है कि मान लो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ और कल को मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाऊं और मेरी जगह कोई नया एम्प्लॉय आ जाए और वो प्रोग्राम को देखेगी, उसको समझ ना आए कि प्रोग्राम कैसा है, तो इसलिए जो है कमेंट्स लिखे गए होते हैं कि इसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप आई होप आपको समझ आ गया। कंपाइलर जो है इसको रन नहीं करता कमेंट्स को, ठीक है, इसको इग्नोर कर देता है, तो इसलिए जो है हम कमेंट्स का यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट को आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, स्लैश मारेंगे, फिर एस्टेरिस्क लगाएंगे, इसके बाद जो भी आप लिखेंगे और एंड में आप फिर इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप जो है कमेंट लिखते हैं आपकी इस लैंग्वेज में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। मैं वही आपको करवा रहा हूं जिससे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो डेटा टाइप क्या होता है, ये क्या चीज करता है, इट स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वही होते हैं दोस्तों जिसके अंदर आप जो है डेटा को स्टोर करते हो, जिनको यूज करके। अब डेटा टाइप क्या करता है, ये टाइप ऑफ वैल्यू बताता है, ठीक है, कि वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू आप डाल रहे हो, फ्लोट डाल रहे हो, इंट डाल रहे हो, ठीक है, डबल डाल रहे हो, वॉइड डाल रहे हो, ठीक है। तो एक तो साइज बताएगा और दूसरा टाइप ऑफ वैल्यू बताएगा वेरिएबल की, राइट। आई होप आपको, अब मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं, ठीक है। मान लो मुझे 10 नंबर जो है, एक इंटीजर वैल्यू मुझे एक वेरिएबल में डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू 10 इस तरह से बंद कर दूंगा। अब a को कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर 10 वैल्यू है, इसके लिए मुझे डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा INT, इंटीजर। आई इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है INT, इसके पहले लगता है, ठीक है। तो INT मतलब अब समझ आ गया इसको कि मेरे अंदर जो है इंटीजर डेटा टाइप जो है डाला गया है। इस तरह से जो है डेटा टाइप यूज होते हैं। अगर मुझे मान लो यहां पे मैंने ये बी लिया, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये भी क्या था, ये एक वेरिएबल था ए, जिसके अंदर मैंने डेटा स्टोर करवाया। अब बी के अंदर मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू मींस यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, राहुल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बी को समझ तभी आएगा जब मैं इसके आगे CHR लिखूंगा, यानी कि करेक्टर। इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है या फिर करेक्टर वैल्यू है, स्ट्रिंग और करेक्टर एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से जो है डेटा टाइप्स का इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, देखो पहले तो इसके टाइप्स देख लो, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स और दूसरे जो है आपके क्या, सेकेंडरी डेटा टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी एंड योर सेकेंडरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका इंट हो गया, इंट हो गया, ठीक है। आपका कैरेक्टर हो गया, CHR इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, CHAR, ठीक है। देन फ्लोट, देन डबल, देन आपका वॉइड। ये आपको मेनली 5 याद रखने हैं, ठीक है। अब इंट से रिलेटेड आपको क्या याद रखनी है बातें, फ्लोट से रिलेटेड क्या रखना है, इन मतलब इन पांचों से रिलेटेड आपको क्या बातें याद रखनी है वो देखो। अब इंट का क्या पूछा जाता है, इसका साइज पूछा जाता है, इन सभी का साइज पूछा जाता है कि साइज कितना है। अब इंट का साइज क्या होता है, 2 बाइट का होता है, कभी कभी 4 बाइट का भी होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपाइलर। अगर आप कंपाइलर चेंज करोगे वहां पे 4 बाइट का भी हो सकता है, लेकिन मेनली इंटीजर 2 बाइट का होता है इसका साइज। करेक्टर कितने बाइट का होता है, ये 1 बाइट का होता है, ठीक है, करेक्टर 1 बाइट का होता है। देन फ्लोट कितने बाइट का होता है, ये 4 बाइट का होता है। अब ये कितने मतलब प्रैक्टिकली भी मैं करके बताऊंगा कि आपको जो है ये वैल्यू बताएगा, कैसे वैल्यू बताता है कि फ्लोट कितने जो है इसके लिए एलोकेट होता है साइज। डबल 8 बाइट का,
वॉइड 0 बाइट का, इसका जो है साइज नहीं होता, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वॉइड का नाम से पता चल रहा है ये वॉइड है, मतलब 0, कुछ भी नहीं। तो साइज इस यहां पे आपको याद रखना है, दूसरी रेंज, साइज की रेंज पूछी जाती है। इंट की रेंज क्या होगी, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रेंज किस तरह से पूछी जाती है। इसकी रेंज होती है -3278 टू +32767। याद रखिएगा, ये वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वैल्यूज का जो है यहाँ पे आपने याद रखना है। अगर करेक्टर की बात करें तो ये -128 से लेके जो है +127, ये प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, कि मतलब ये प्लस वाली साइड है, प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस लिख लेना, समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब जो आपका फ्लोट होता है उसकी 1.75 e⁻⁻38 टू द 3.4 e⁻⁻+28, ठीक है, ये आपकी फ्लोट की वैल्यू होती है, रेंज होती है, इन दोनों की रेंज नहीं होती, ठीक। तो मेनली ये वाली रेंज बहुत बार मैंने देखा है कि पूछी जाती है, ये बेसिकली आपको ये दो याद रखना है, इंटीजर और करेक्टर की, ये काफी बार पूछी जाती है, इसको याद रख लेना, ठीक है। करेक्टर -128 से 127 और जो आपका इंट है -3278 टू 32767, राइट। तो ये आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं। अब सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप्स आपके जैसे कि एरेज, एरेज हो गया, पॉइंटर हो गए, आपके आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एंड योर यूनियन। मेनली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी वाले से, राइट। तो प्राइमरी वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, साइज आपको पता करना होगा ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो हेडर फाइल लिख लेना, ठीक है, दोनों हेडर फाइल लिख लेना। उसके बाद जो आपका वॉइड मेन फंक्शन जहां से स्टार्ट होता है, देन आपको क्या लिखना है, आपको मान लो कि आपको इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो इंटीजर ले लेना आप, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल ले लेना, उसमें जो भी वैल्यू होगी, जैसे 10 मान लो, ठीक है। अब आपको पता करना है कि ए के अंदर कितना साइज अलॉट होता है, मतलब इंटीजर का कितना साइज होता है, ठीक है, वो आपको देखना होगा। तो आप क्या करोगे, प्रिंट एफ। अब देखो इंटीजर वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है, उसके लिए एक जो है आइडेंटिफायर यूज होता है, जिसका नाम है %d, ठीक है, %d। अगर हमने इंटीजर वैल्यू जो है प्रिंट करवानी है तो %d यूज होता है, अगर आपने कैरेक्टर यूज करवाना है तो %s यूज होता है। %d लिखोगे जो इन्वर्टर कोमास में, फिर कोमा लगाओगे, फिर इसके बाद साइज ऑफ इकट्ठा लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, साइज ऑफ इसके अंदर आप a लिख दोगे, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक। इसके बाद गेट ch लगा देना, जो आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, ठीक है, देन करली ब्रैकेट से क्लोज कर देना, राइट। तो इस तरह से जो है आप साइज देख सकते हो इंट का भी। अगर आपने फ्लोट का देखना है तो इंट की जगह यहाँ पे फ्लोट लिख लेना, और फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, डेसिमल की फॉर्म में होती है। डिफरेंस पता है ना इंटीजर और फ्लोट के बीच में, फ्लोट वैल्यू हमेशा एक सीधी होगी, मतलब 10 1 2 3 4, मतलब डेसिमल नहीं होगा उसके अंदर। जो फ्लोट होगा और डबल होगा उसके अंदर क्या है, डेसिमल वैल्यू होती है, राइट। जैसे 10.01 04 10.1, मतलब मेनली डेसिमल वाली वैल्यूज, राइट। तो इनकी जो है साइज भी ये बता देगा, इस तरह से आप प्रैक्टिकल करके देख लेना खुद ही, राइट, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, मैं आइडेंटिफायर बोल रहा, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप देख लेना यहाँ पे, अगर फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी होगी तो %f लगाना पड़ेगा यहाँ पे पहले, ठीक है, और स्ट्रिंग लिखनी होगी तो %s, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेना। बाकी अब हम देखते हैं वेरिएबल्स, चलो वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन where we store data,
ठीक है। सेकेंडरी मैंने पॉइंटर जो आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है, एरे था और यूनियन, ये आते हैं आपके सेकेंडरी डेटा टाइप्स। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने अभी बताया, जैसे कि ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई 10, बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई स्ट्रिंग वैल्यू मेरा नाम, ठीक है, किसी का भी नाम। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स ए बी, जिसके अंदर आप डेटा को एंटर करवाते हो भाई। नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द डेटा। ठीक है, इसको आप एग्जांपल से समझो। मान लो ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है, मेमोरी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, जहां पे डेटा स्टोर होता है। इन छोटे छोटे ब्लॉक्स का एड्रेस भी होगा। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, 001 002, ठीक है, 003। अब मान लो मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है और वो इंटीजर डेटा स्टोर करवाना है। मैं कैसे स्टोर करवाऊंगा, इंटीजर a इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरह से क्या करूंगा, ये क्या कर देगा, मेरा a वेरिएबल के अंदर 12 को स्टोर कर देगा। ठीक है, a वेरिएबल के अंदर 12 को स्टोर कर देगा और इसको नाम दे देगा, इस लोकेशन को a। तो मेमोरी लोकेशन का नाम बताता है आपका वेरिएबल। ठीक है, जहां पे जो भी एड्रेस, ये एक होता है एड्रेस, ये है एड्रेस मेमोरी का, ये क्या बता रहा है, ये वेरिएबल लोकेशन बता रहा है। उस एड्रेस का नाम हो जाएगा ए, उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हो जाएगा ए, और इसके अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू 12। इस तरह से आप स्टोर भी करवा सकते हो और वैल्यू यहां से फेच भी करवा सकते हो। किसका यूज करके, वेरिएबल्स का यूज करके, राइट। तो आई होप आपको पता चल गया है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप डेटा ऐड करना चाहो स्टोर कर सकते हो, और फेच भी कर सकते हो उसके थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू, राइट। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वेरिएबल्स काम करते हैं। आप फेच भी करोगे, आप एंटर भी डेटा करवाओगे, किसके थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू, राइट। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या पूछे जाते हैं, देखो थोड़ा वेरिएबल्स का भी आपको, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स के टाइप क्या 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 होते हैं, एक तो आपका लोकल वेरिएबल होता है, दूसरा आपका एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, और थर्ड वन इज योर स्टैटिक वेरिएबल। इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो देखो। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। सभी चीजें जो की है उसको देख लेते हैं एक बार। मैं ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर। हाँ, अब देखो सबसे क्या पहले क्या लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये पहली हेडर फाइल होगी। फिर दूसरी क्या है, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना पड़ता है हमें, मेन फंक्शन, ठीक है, void main। फिर आपको करली ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ता है, देन एंड में जहां पे प्रोग्राम खत्म होता है उसमें आपको बंद भी करना पड़ता है। अब देखो ग्लोबल वेरिएबल जो है ये मेन फंक्शन के पहले लगता है, ठीक है, मेन फंक्शन के जो है बाहर लगता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, मान लो यहाँ पे इंट इज इक्वल टू ए ले लेता हूं, वैल्यू 50। तो ये मेरा है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख दूंगा ग्लोबल, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। देन मेन फंक्शन के अंदर जो आता है, एक तो आपका लोकल वेरिएबल, मान लो इसकी वैल्यू मैं इंट इज इक्वल टू बी दे देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, 4 दे देता हूँ। ये क्या है मेरा, ये मेरा लोकल वेरिएबल है। इसी के अंदर अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल बनाना होगा, अरे रनिंग आउट ऑफ टाइम, अच्छा ये दिख तो नहीं रहा रनिंग आउट ऑफ टाइम, अरे यार ये निकल भी नहीं रहा यहाँ से तो। हम्म,
यार इसको खुद ही देख लेना, खुद देख लेना, ये पता नहीं क्या यहाँ पे, या इसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डर से जो है रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। वहां पे करवा ये आपको परफॉर्म करवाने के लिए नहीं देंगे, बट फिर भी जो है थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है, ठीक है। राइट, तो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे लिख के बता देता हूं, जो मेन फंक्शन के बाहर आता है। ग्लोबल जो है ये मेन फंक्शन के बाहर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। वॉइड मेन फंक्शन के बाहर जो लिखा होगा, पहले जो लिखा होगा यहाँ पे ग्लोबल, इसके नीचे आता है लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। दोनों वेरिएबल जो है ये मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ग्लोबल का तो आपको पता चल गया। देखो, ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनीवेयर इन प्रोग्राम, हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। लोकल और स्टैटिक के बीच में क्या फर्क है? लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होगा, स्टैटिक भी फंक्शन के अंदर यूज होगा, लेकिन लोकल वेरिएबल जब भी हम इसको किसी के साथ यूज करेंगे, जब भी हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे, ये एक नई मेमोरी लोकेशन बनाएगा, ठीक है। मींस इट एवरी टाइम मेक्स ए न्यू मेमोरी लोकेशन व्हेनेवर वी मेक ए न्यू प्रोग्राम, ठीक है। मतलब जितने भी, जहां भी हम इसको यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, नया फंक्शन बना रहे हैं, तो हम जो है ये क्या करेगा, नया मेमोरी लोकेशन स्टोर करने के लिए लेगा। लेकिन स्टैटिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन बनाता है ये, वन टाइम, ठीक है। एक ही मेमोरी में जो है, हर बार अगर आप इसको स्टैटिक को यूज करोगे फंक्शन के अंदर, तो ये जो है एक ही बार मेमोरी यूज करेगा। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या करता है, ये नई नई मेमोरी लोकेशन बनाता चलता है जब भी आप इसको यूज करते हो, ठीक है। मेनली इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है, राइट। ग्लोबल सभी में यूज हो जाता है और ये दोनों फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, लेकिन लोकल क्या करता है, लोकल नई नई मेमोरी लोकेशन बनाता है जब भी हम बनाते हैं, लेकिन स्टैटिक जो है ये वन मेमोरी बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका स्लैश एन किसके लिए यूज किया जाता है, ये न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, क्या आपको क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है, एक सिंटेक्स दिया गया होता है, एक प्रोग्राम दिया गया होता है, छोटा सा प्रोग्राम, और उसमें कुछ इस तरह से लिख दिया गया होता है कि प्रिंट एफ, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिख दिया गया होगा परसेंटेज डी इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, कि इसकी आउटपुट क्या होगी, मेनली उस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि न्यू लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लैश एन किस लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए यूज होता है, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। डबल स्लैश एन किसके लिए यूज होगा, तो मतलब इस तरह की चीजें जो है, बेसिक सी चीजें वो जानना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो सिंटेक्स तो आपको पता चल गया कि क्या क्या होता है, गेट सी एच का पता चल गया, ठीक है, क्लियर स्क्रीन का पता चल गया। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, उसको भी जो आपका सेकेंडरी, जो आपके मैंने बताए, क्या बताए, वेरिएबल्स, ठीक है, सेकेंडरी डेटा टाइप्स जो बताए हैं वो भी हम देखेंगे, एरे, पॉइंटर, राइट। पर वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते, पर फिर भी उसको हम थोड़ा कवर कर लेंगे, ठीक है।